बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद हम कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित के वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम विज्ञान का पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अरे यार, ये क्या तकलीफ है यार। इतना अंधेरा क्यों है भाई? काव्यल, चिल्लाती क्या? क्या कर रहे हो यार? यार अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। सेट को मैस मत करो भाई। आ गई लाइट? ओए 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 ओए। कर दिया ना कचरा? अरे तो मैं क्या करूं, अंधेरे में दिख नहीं रहा था। डरते हो अंधेरे से? नहीं, थोड़ा सा घबराता हूँ बस। 1 मिनट के लिए मुझे तो लगा कि आज शो नहीं होने वाला भाई साहब। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा शो। इस युवा उद्यम कौशल शो में पिछले 11 एपिसोड्स में न सिर्फ दर्शकों ने बट हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। कैसे हम इंटर्नशिप्स यानी सही कार्य अनुभव से अपना भविष्य सुधार सकते हैं, है ना काव्यल? काश हमें स्कूल में रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं से निपटना सिखाया गया होता, लेकिन मेरे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। और केतन, यू आर सच अ बेबी। अच्छा, अब नहीं रोना धोना बंद करो प्लीज। अपना रोना धोना बंद करो। हम सब अपनी अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो दूसरों पे दोष मत दो। चलिए, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि जब युवा मुझसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सच में आत्मनिर्भर हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। DIY शो, मैं हूं आसिफ आलम और मैं क्लास 11 का छात्र हूं और मैं किशनगंज से हूं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं प्लास्टिक रिसाइकल कंपनी खोलना चाहता हूं, तो इसकी शुरुआती जानकारी मुझे कहां से प्राप्त होगी? हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम संजना कुमारी है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मैं किशनगंज से हूँ। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पेंटिंग के क्षेत्र में अपना करियर प्लान कर रही हूँ। क्या मैं पेंटर बनके समस्याओं को सुलझाने वाली उद्यमी बन सकती हूँ? हमारे घर के आसपास प्रतिदिन बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही है और जिसके लिए हमारे वातावरण में बहुत से बदलाव आ रहे हैं, और इसके लिए हम युवाओं को क्या करनी चाहिए? अगर मैं कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ तो इसके लिए एक बेहतर योजना कैसे बनाऊंगी और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप बिल्कुल सही कह रही हो काव्यल। मैं तुम्हारी बात वैसे समझ रहा हूँ। हमें किसी की प्रतीक्षा में रहने के बजाय सवाल पूछने और अपने स्वयं के जवाब खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतीक्षा में रहना पतनशील इच्छाधारी सोच है। बिल्कुल। और आसिफ, संजना और सभी युवा जिनके पास एक सरीखे प्रश्न हैं, आप सब हमारे आज के ग्राफिक नॉवल को जरूर पढ़ें। आपके सवालों के जवाब इसी में मिल जाएंगे। वैसे स्कूल में हमें पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत बताया तो गया था, और हमने भी हमारे युवा उद्यम कौशल शो के पिछले 11 एपिसोड में बहुत सारे ऐसे उद्यमों पे डिस्कशन भी किया जिसका सीधा असर पर्यावरण पर होता है। You know what?
कल ही मैंने एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन यानी हस्तकला प्रदर्शनी से कुछ पारंपरिक डिजाइन किए हुए कपड़े खरीदे। ये देखो, ब्यूटीफुल है ना? वाह वाह, यहाँ क्यों मधुबनी है क्योंकि ये मेरे सेट की शोभा बढ़ा रही है। हमारे सेट की, सॉरी, हमारे सेट की शोभा बढ़ा रही है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्या पारंपरिक कला और कारीगरी से वातावरण को बचाया जा सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ कलाएं और कारीगरी जो सदियों से हमारे कल्चर में है, उनका आज के जमाने में खास उपयोग नहीं है। वही तो बात है ना, हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे हम ट्रेडिशनल कला और कारीगरी को 21वीं सदी में लाकर उसका उपयोग देखें। बिल्कुल, 100%। अगर हम इन ट्रेडिशनल कल्चर्स की कलाओं में नयापन लाके युवा पीढ़ी को उसकी तरफ आकर्षित करें, तब युवकों की भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। इससे उनको नई चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। इससे हमारी आज की जनता का और कलाकारों दोनों का भला हो जाता है भाई। ऐसा ही कुछ रेयर प्लैनेट के रणुदीप साहब भी कर रहे हैं। वो गांव और छोटे शहरों के कारीगरों के साथ काम कर रहे हैं और उनको बड़े मार्केट में अपनी कला दिखाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हाँ, मैं रानोदीप हूँ। मैं एक सामाजिक उद्यमी हूँ। हमने इसे लगभग 5 साल पहले शुरू किया था, जब मैं कॉलेज के पहले वर्ष का छात्र था। मैं अपने देश और अपने कारीगरों के लिए कुछ करना चाहता था। मैंने इन कारीगरों के बीच बहुत गरीबी देखी थी। वे अपने कुशल काम को जानते हैं, लेकिन उनके पास इसे उचित मूल्य पर बेचने का कोई रास्ता नहीं है। और तब मैंने इस रेयर प्लैनेट की पहल शुरू की। इन कारीगरों से बातचीत शुरू की और वास्तव में जाना कि उनकी समस्या क्या है। आज हमारे पास काम करने वाले 78 से अधिक लोग हैं। यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमारे साथ काम करने वाले 1000 से अधिक लोग हैं। इसलिए कंपनी की अगली योजना है, अब तक यदि आप देखें तो हम केवल विभिन्न प्रकार के तृतीय पक्ष के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे हम क्रॉसवर्ड, स्टार मार्क, WH स्मिथ, रिले के माध्यम से बेचते हैं। हमारी उपस्थिति सभी बुक स्टोर और हवाई अड्डों पर है। रेयर प्लैनेट के लिए अगला लक्ष्य हवाई अड्डों के अंदर अपना स्वयं का स्टोर खोलना होगा। इस तरह के विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने के पीछे एकमात्र सपना या विचार है कि विदेशी भीड़ तक पहुंचना, जो यादगार चीज़ें खरीदते हैं। हमारा अगला लक्ष्य देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर पहले अपना स्वयं की दुकान को खोलना है और अगले 10 वर्षों में दुनिया भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर हम वह विशिष्ट स्टोर बनना चाहते हैं जो अपने हस्त निर्मित चीज़ें बेचता है। चाहे हम कितने भी आगे बढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने रोबोट हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं या स्वचालन में क्या आता है। लोग अभी भी हाथ से बने उत्पादों को पसंद करते हैं। अगर आपके पास धैर्य है, आप मेहनती हैं, तो आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपको एक उद्यमी के रूप में वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। वाह, ऐसे लोगों को देख के लगता है कि सब ही को अपनी अपनी तरह से ऐसे प्रयास करने चाहिए। सही कहा केतन, लेकिन एक आपत्ति तो है। वो क्या? कुछ लोग ना अभी भी ऐसे हैं जिनको परिवर्तन से लगाव नहीं है। उनकी नजरों में कुछ कलाएं जैसी थी वैसी ही रहनी चाहिए और उनकी जगह ज्यादातर म्यूजियम्स में होनी चाहिए बस। चाहे वो पारंपरिक बुने हुए कालीन हो या कोई नजाकत से बनी हुई पानी की सुराही या कोई जैविक रंगों से उतारी गई वन संरक्षण के मुद्दे को दर्शाती हुई मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स उफ, बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। सच कहूँ तो मुझे मधुबनी की कला बड़ी ही अच्छी लगती है। इसे सीखने के लिए हम ऐसे गुरुओं के पास जाना पड़ता है जो इसमें बहुत ही गुणवान हैं। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि इस कला को समझने के लिए हमें गुरुओं के पास इंटर्नशिप करनी पड़ती है। सही कहा आपने। सीखने सिखाने की प्रथा जिसे हम आज इंटर्नशिप कहते हैं, वो तो कई सालों से एक्चुअली चली ही आ रही है। तो मधुबनी जैसी कला का आज के जमाने में भी क्या उपयोग किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? क्रिएटिविटी और सही सोच से कुछ वक्त पहले पटना की गवर्नमेंट ने इन सदियों पुरानी कलाओं का बहुत बढ़िया प्रयोग किया। मधुबनी और दरभंगा दोनों बिहार से ओरिजिनेट हुई है, इसीलिए गवर्नमेंट ने शहर की काफी दीवारों पर ये दोनों आर्ट फॉर्म्स की पेंटिंग प्रदर्शित की है। उनकी ये सोच है
कि इन सुंदर पेंटिंग्स को देख के लोग आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे। इसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल कला को 21वीं सदी में बढ़िया तरीके से फिट करना। तुम देखना तो जरूर चाहोगे कि ये परिवर्तन हुआ कैसे। यस, चलो देखते हैं। बाजू बाजू गोरा कता गेल भांग कजोरा। सबसे पहले दरभंगा से स्टार्ट हुई थी। माता सीता इस पेंटिंग को करती थी। ये पेंटिंग हमारे आस्था से, हमारे धर्म से काफी जुड़ा हुआ है। हमने ये पेंटिंग बनाई लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बच्चों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उससे। बिहार में जो सबसे बड़ी बीमारी थी, जहाँ जाओ, ऑफिस जाओ, किसी पब्लिक प्लेस पर जाओ, जो फेंकते थे लोग, उस पर कंट्रोल हुआ। तस्वीर से पहले तो मतलब बहुत गंदा लगता था, पर पेशाब आदमी करते थे दीवार के नजदीक ही। अभी ये चित्र बन जाने से बहुत अच्छा लग रहा है और अभी पेशाब सब कोई नहीं करता। लोग समझ रहे हैं कि हमारी विरासत क्या है। कोई भी सुनता था तो कौन बिहार, वही लालू यादव का बिहार, मगर अब बनी पेंटिंग के नाम से बिहार जाना जाता है सर। ये पेंटिंग अब यहाँ तक सीमित नहीं रह गई है, ये जापान के ट्रेंड में भी हो रही है और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी ये काफी फेमस हो चुकी है। डिजाइन थिंकिंग से ये मिथिला पेंटिंग पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, इसमें इतना पावर है। इस आर्ट को कितने सुंदर तरीके से बताया गया और मन को ये भी खुशी मिलती है कि इतनी सारी महिला कलाकार मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आपने इनका प्रयोग देखा? स्ट्रीट आर्ट का बढ़िया इस्तेमाल किया है इन्होंने। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद मधुबनी और दरभंगा का ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं है, लेकिन वे इस कला का युवा पे प्रभाव नहीं देख रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। अब मैं चालू करूं? हाँ जी। सॉरी, वैसे एक बात तो है, कला और कारीगरी का प्रभाव हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाएं तो हमें विभिन्न प्रकार की कलाएं मिलती हैं और इसी वजह से हमारे देश में ऐसी काफी कंपनीज हैं जो इन चीजों को साथ जोड़कर आगे बढ़ रही हैं। जैसे टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। करेक्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्षेत्र इंडिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से है। कला और कारीगरी को आज की सदी के फैशन के साथ मिला के इसकी नींव बनी। क्या आपको पता है कि कपड़े एक्सपोर्ट करना इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है? हाँ, ये तो मुझे पता है, मेरे हस्बैंड इस इंडस्ट्री में से हैं। और जैसे आपने कहा, ट्रेडिशनल कारीगरी का उपयोग डेली के बिजनेस में हो रहा है। आजकल के फैशन फॉरवर्ड युवक भी ट्रेडिशनल कला का आदर करते हैं और उसे अपने स्टाइल में घोलकर नए ट्रेंड्स बनाते हैं। लेकिन इसी वजह से ना कुछ फास्ट फैशन मशीन प्रभावित हो गया है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे सारे कपड़े एक जैसे ही दिखते हैं? मैं क्या बोलूं, फास्ट फैशन में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स का उपयोग होता है जो जैविक नहीं होते। इस वजह से ये कपड़े ज्यादा दिनों तक टिकते भी नहीं। लेकिन एक एक पीस बेचने में भी काफी रिस्क है ना यार। ये आपत्ति तो जरूर है। बात ऐसी है कि 21वीं सदी में ट्रेडिशनल चीजों की नैतिकता को रखते हुए कुछ नया करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। गिने चुने लोग इस बारीक बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं। रॉ मैंगो ब्रांड के फाउंडर संजय गर्ग की गिनती उन लोगों में की जा सकती है। उनकी कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। वो यूपी के एक छोटे से गांव में बड़े हुए, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई उन्होंने पूरी की। आज उन्होंने रॉ मैंगो को इंडिया का टॉप फैशन ब्रांड बनाया है जो ट्रेडिशनली सस्टेनेबल है। चलिए जानते हैं संजय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। कला एक ही चीज को बोला जाता है, डिजाइन, डांस, कारपेंटर, आर्टवर्क, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, रिचुअल्स, परफॉर्मेंस, सबके लिए कला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कला की परिभाषा बहुत समुद्र की तरह है। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी अपनी एक परिभाषा बनाए कि ये कला है क्या। I think what art does to me, it somewhere it touches very deep inside of you, which could be
anger, sorrow, happiness, excitement, or inspiration. जो गांव ने मुझे दिया, मेरा इंस्पिरेशन दिया, मुझे हिंदुस्तान को बेहतर तरीके से समझाया और वो मेरे काम में काफ़ी सहायक है. So I don't really know whether I was only meant to be a textile designer. I would always question. I have to enrich myself, my being, my question of my existence, and I think whatever answer I get through different mediums, through my experience, I would like to share through my work, textile, it could be architect, object, music, smell, anything. सही चीज सही तरीके से करना और उसमें सफल होना बहुत मुश्किल काम है। समाज की कला और कारीगरी की जड़ों का आदर करते हुए ऐसा कदम उठाना जो सही और सस्टेनेबल है, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन संजय जी ने इसे कर दिखाया। उन्होंने ध्यान और समझ के साथ एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो नैतिकता में भी आगे है। एंड नैतिकता इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने कला, कारीगरी और उसके साथ सस्टेनेबिलिटी की काफी बातें की। हमारे दोस्त समझ ही गए होंगे कि हम इस बातचीत को आगे कहां लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा अनुमान तो मुझे भी है, लेकिन पूरी बात आप ही बता दें प्लीज। हम बिहार की उस जगह की बात कर रहे हैं जहां एक कला पैदा हुई थी और आज उस कला को 21st सेंचुरी 21वीं सदी में लाकर सस्टेनेबल बिजनेस बनाया है। क्या आप लोगों ने गेस कर लिया हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो जगह है मधुबनी। आज की हमारी ग्राफिक नॉवेल के टॉपिक से उभर कर आई है। हम कला के इस रूप को आज के वक्त में लाने की एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का मैसेज सबको पहुंचाना जरूरी हो गया है। इस दुनिया को बचाना जरूरी हो गया है और इसके लिए सही काम और गजब कला की जरूरत है। इस बारे में कुछ देखना चाहेंगे? चलिए। गंगा को मैला करने में प्लास्टिक की अहम भूमिका है। हमें कुछ करना होगा। हर कोशिश के पीछे एक प्लान होता है। किसी को तो शुरुआत करनी होगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए इस पेड़ को काटना पड़ेगा। ये महज पेड़ नहीं है, हमारे शहर की सांसें है। इसे बचाना होगा। लेकिन क्या करें? वाह, बहुत सुंदर। लड़कियों ने कर दिखाया। पेड़ पर मधुबनी पेंटिंग कमाल कर दिया। कौन है ये गुमनाम कलाकार? शायद वो। मधुबनी सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। हमें सभी लोगों को साथ जोड़ना होगा। और प्लास्टिक का क्या करें? उसे रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना होगा। लेकिन ये सब अकेले नहीं होगा, और लोगों की जरूरत पड़ेगी। बनना चाहते हो बदलाव की सबसे बड़ी कंपनी जो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाएगी? अब इको पैकेजिंग की है तो अपने आइडिया को दुनिया के सामने रखना होगा। कई बार जीतना जरूरी नहीं होता, इम्पैक्ट जरूरी होता है, उसके प्रभाव जरूरी होते हैं। इसी को इनोवेशन या रचनात्मकता कहते हैं। हमने कोशिश की है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप क्या सोच रहे हैं? आइए और जुड़िए हमारे साथ। प्रकृति का यही तो गोल्डन रूल है। वैसे इस कहानी का टाइटल बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्या आपको पता है इस गोल्डन रूल के बारे में? ये रूल सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको पता है।
ये रूल कहता है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने आप के साथ करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रूल हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये रूल हमें सही और गलत की पहचान कराना भी सिखाता है। कभी कभी जब हम दुविधा में होते हैं तो एथिक्स यानी कि आचार विचार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये गोल्डन रूल हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है और सही समाधान निकालने के लिए प्रेरित करता है। और ये रूल सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए सही है। ये सारी सीख हमें बताती है कि हमेशा सही कदम उठाने चाहिए, फिर चाहे कितने भी लोग उल्टा बोले, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कर्म की थियरी भी तो इसी रूल पर आधारित है ना? हाँ, लेकिन हम यहाँ सिर्फ कर्म की बात नहीं कर रहे हैं। गोल्डन रूल हमें सिखाता है कि सही राह पर चलने से हमारी कला, कारीगरी और कल्चर का आदर करते हुए हमें ऐसे मौके ढूंढने चाहिए जिससे हमारी दुविधाओं का समाधान भी मिल जाए, रोजगार भी बढ़े और हम एक दूसरे में सही परिवर्तन भी ला सके। एक्चुअली काव्यल, परिवर्तन का टाइम आ चुका है। क्या तुम मुझ पे कोई जोक खेलने वाले हो भी? नहीं, आई एम सीरियस। टाइम आ चुका है कि हम इस शो की गति को जरा और तेज कर दें, क्योंकि वक्त आ चुका है हमारे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है सवालों के सिलसिले का। और आज का सबसे पहला सवाल, द गोल्डन रूल क्या है? दूसरा सवाल, कारीगरी किसे कहते हैं? कारीगरी को 21वीं सदी की ओर लाना क्यों जरूरी है? ऐसा करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? फिर से एक बार पूछता हूँ, ऐसा करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मधुबनी क्या है? किसी जगह का नाम, किसी कला का नाम, या दोनों? पारंपरिक रूप से मधुबनी पेंटिंग्स कौन बनाता आया है और किन विषयों पर? लास्ट क्वेश्चन, आज की कहानी में लेखक का ये कहना है कि मुद्दा प्रभावित करने का है, ना कि जीत हासिल करने का। इसके क्या मायने हुए? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर भेजें या फिर अपने फोन पर यस ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी आप जवाब दे सकते हैं और पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। अच्छा काव्यल, हम मधुबनी की बात कर रहे थे तो कुछ देर पहले मधुबनी की एक ऐसी कला जो इस गोल्डन रूल पे चलती है, इससे हम ऐसे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं जो महिलाओं के लिए है, जो महिलाओं की तरफ से है और जो इस उम्दा ट्रेडिशनल कला को और कारीगरी को 21st सेंचुरी में लेकर आती है। और मधुबनी सिर्फ सजावट के लिए नहीं है बल्कि एक सही सस्टेनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है जिससे कई समस्याओं का समाधान निकल कर आता है। करेक्ट। और हम अपनी ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई आइडिया है तो हमें जरूर बताएं। आप हमें 1 मिनट की अवधि की वीडियो पिच हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और अगर आपकी पिच सबसे हटकर हुई, हमारे मन को छू गई, तो हम आपको फोन करेंगे और जानकारी लेने के लिए। और इतना ही नहीं, हम आपको अपने शो पे भी बुलाना चाहेंगे, तो तैयार हो जाइए। हमें आपकी कहानियां सुनने का, आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। आज हमारी तरफ से बस इतना ही। मैं हूं केतन सिंह, नमस्कार। और मैं काव्यल सेदानी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। मैं सोच रहा हूँ काव्यल, मैं ना एक गाड़ी खरीद लूं, 3-4 गाड़ी खरीद लेता हूँ। अरे वाह, एक साथ 10-15 खरीद लेता हूँ, मतलब ऐसे बड़ा उससे गाड़ी चल के आएगी और उसमें मैं बैठ के दूर दूर तक जाऊंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ नॉर्थ। इससे क्या मैं बिल्कुल मतलब ऐसे आखिरी जगह I'll reach the last mile। लास्ट माइल तक जाने का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाँ, गाड़ी में बैठने का लास्ट माइल तक जाने का। ओहो, बिल्कुल नहीं। लास्ट माइल का मतलब होता है पहले सोचना कि लोगों को चाहिए क्या और फिर उसका सलूशन देके देश के कोने कोने तक पहुंचाना। बिल्कुल भी एफर्ट कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब हम अभी क्यों बता रहे हैं? ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे युवा उद्यमी कौशल शो पे। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्यल सेदानी। चलिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो आज की वीडियो है वास्तविक संख्याएं पार्ट 3। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। प्रमेय 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कोई एक अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। चलिए इसका अर्थ एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि p बराबर है 3 के तथा a बराबर है 6 के, तो a का वर्ग होगा 6 गुने 6 यानी कि 36। अब हम देखते हैं a² यानी कि 36 3 से विभाजित है, तो 6 यानी कि a भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। चलिए देखते हैं कैसे। सिद्ध कीजिए कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास का अर्थ होता है हमें सिद्ध करना है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। फिर हम उस पर परिमेय संख्या की परिभाषा तथा अन्य परिभाषाओं का प्रयोग करेंगे और हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जहां कोई भी दो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यानी विरोधाभासी। तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम। सबसे पहले कल्पना करेंगे कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि √2 यानी वर्गमूल 2 बराबर है a/b के। अब जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है, यानी a तथा b के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a और b ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः b वर्गमूल 2 बराबर में a। पिछले समीकरण को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल किया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 2b² बराबर a²। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण को। अगर हम a² बराबर में लिख सकते हैं 2 गुने में b², यानी a² के दो गुणनखंड है 2 तथा b²। इसका अर्थ है 2 a² को विभाजित करता है, अतः 2 a² को विभाजित करता है। इसीलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 2 a को भी विभाजित करेगा। अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। अब a का मान जो कि 2c है प्रतिस्थापित करने पर हमें 2b² बराबर 4c² प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा b² बराबर 2c²। अब आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर अगर b² बराबर में 2 गुने में c² है, यानी b² के दो गुणनखंड है 2 तथा c², यानी इसका अर्थ है 2 b² को विभाजित करता है। इसीलिए 2 b को भी विभाजित करेगा थ्योरम 1.3 से, जो हमने इस प्रश्न के पहले किया था। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो है 2। हमने पहले देखा कि 2 a को विभाजित करता है और अभी हमने देखा कि 2 b को भी विभाजित करता है। तो यहाँ a और b में 2
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर जब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा लगाया था तो हमने लिखा था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको भी किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए यही सारे स्टेटमेंट्स और यही सारे स्टेप्स का प्रयोग करना है। तो आप इन सभी स्टेप्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें तथा घर जाकर के अपनी एनसीईआरटी की किताब से इस प्रकार के प्रश्नों का हल करें ताकि आपको स्टेप्स लर्न हो जाए। इस वीडियो में हमने सीखा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसमें हमने अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं ये सीखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम संतुलन की बात करेंगे कि एक रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। संतुलन के बारे में आपने पिछली वीडियो में भी जाना था। इस वीडियो में हम संतुलन के लिए एक और उदाहरण लेंगे ताकि संतुलन को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए उदाहरण लेते हैं लोहे के जल के साथ प्रतिक्रिया का। लोहा यानी कि फेरस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो चलिए हम इसी समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को नहीं बदल सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि इन बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की एक सूची बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाईं तरफ जो फेरस यानी कि लोहा है उसका एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। वहीं दाईं तरफ की बात करें तो फेरस के 3 अणु हैं, ऑक्सीजन के 4 अणु हैं और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि सुविधा के लिए हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इस समीकरण में सबसे ज्यादा अणु वाला यौगिक है कौन सा? अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, जो इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा हैं। तो हम सुविधा के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। समीकरण में देखें तो यहाँ सारणी में हम देखेंगे कि बाईं तरफ ऑक्सीजन का 1 अणु है, वहीं दाईं तरफ ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो बाईं तरफ वाले तत्व को अगर हम 4 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ
संतुलित हो जाएगा। इसके लिए हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे। जब हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, परंतु हाइड्रोजन पहले से 2 है, वो भी 4 से गुना होगा और इससे जो हाइड्रोजन है वो 2 की जगह 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब हमें संतुलित करना है फेरस को और हाइड्रोजन को, क्योंकि ये अभी भी संतुलित नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम फेरस को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बाईं तरफ फेरस का 1 अणु है और दाईं तरफ फेरस के 3 अणु हैं। तो अगर हम बाईं तरफ वाले फेरस को 3 से गुना कर दें तो वो संतुलित हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम जो बाईं तरफ वाले समीकरण है उसमें फेरस को 3 से गुना करेंगे। इससे जो नई सारणी बनेगी वहां पर फेरस और ऑक्सीजन दोनों ही संतुलित हो चुके हैं। अब हमें संतुलित करना है हाइड्रोजन को। जैसा कि आप देखेंगे बाईं तरफ हाइड्रोजन के 8 अणु हैं और दाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। तो दाईं तरफ वाले समीकरण को अगर हम 4 से गुना करें तो दाईं तरफ भी हाइड्रोजन के 8 अणु हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम दाईं तरफ वाले हाइड्रोजन को 4 से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि दाईं तरफ अब हाइड्रोजन के भी 8 अणु हो जाएंगे। अब अगर आप सारणी को ध्यान से देखें तो सारणी की दोबारा से जांच करने पे हम पाएंगे कि दोनों ही तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है अब ये संतुलित हो चुका है। तो हमारा जो संतुलित समीकरण है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। 3Fe प्लस में 4H2O, इससे हमें मिलता है Fe3O4 जो कि लोहे का ऑक्साइड है और 4H2O जो कि हाइड्रोजन गैस है। तो अब समीकरण तो संतुलित हो चुका है, परंतु अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको और अधिक सूचनापूर्ण बनाया जा सके। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो हमें और ज़्यादा सूचना प्रदान करे? एक तरीका तो ये है कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसके अंदर हम अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को भी दर्शाएं। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई अभिकारक या फिर उत्पाद गैस की अवस्था में है तो उसके लिए हम अंग्रेजी के अल्फाबेट G का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर कोई तत्व द्रव अवस्था में है तो उसके लिए हम L का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई तत्व जलीय अवस्था में है तो उसके लिए हम AQ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जलीय अवस्था का मतलब है कि जो भी तत्व है वो जल में घुला हुआ है। उसके अलावा अगर कोई तत्व ठोस अवस्था में है तो उसके लिए S का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे ये आसानी से समझ आ जाए। उसी समीकरण को लेते हैं जिसे हमने अभी अभी संतुलित किया था। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो लोहा है वो ठोस अवस्था में होता है, तो उसके नाम के साथ में हम ब्रैकेट के अंदर S लिखेंगे, जल के साथ हम G लिखेंगे और लोहे का ऑक्साइड तो ठोस अवस्था में होता ही है तो उसके साथ भी S आएगा और हाइड्रोजन गैस तो गैस अवस्था में होती ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जल के साथ हमने G का इस्तेमाल किया है। इस G चिन्ह का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये दर्शाता है कि जो अभिक्रिया है उसमें जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भौतिक अवस्था दर्शाने से जो हमारा समीकरण है वो और ज़्यादा सूचनापूर्ण बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो अभिक्रिया होती है उसमें परिस्थितियां होती हैं जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि। हम क्या करते हैं, हम इन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो एक यौगिक बनाती है CH3OH का। अब इस अभिक्रिया को होने के लिए 340 ATM का दाब चाहिए होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि समीकरण में इस बात को दर्शाएं तो हम क्या करेंगे कि जो तीर का निशान है हम उसके ऊपर या नीचे इस चीज को लिख देंगे। इससे क्या होगा
कि जब भी कोई समीकरण को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया के लिए 340 एटीएम का दाब चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। ये हैं संयोजन, वियोजन जिसे हम अपघटन भी कहते हैं, विस्थापन, द्विस्थापन और उपचयन एवं अपचयन। इनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले संतुलन का एक उदाहरण लिया और उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद। आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और ये इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर?
इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? रितु,
राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-awards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।